आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टीचर पीपल। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसमें मैराथन क्लासेस यानी कि रिवाइज नोट्स है मेरे खुद की, उसकी प्रैक्टिस से आप एक बार देख लीजिए और अपने जितने भी एग्जाम अब जो एग्जाम है 20 तारीख को उसमें रिवीजन हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप इसको देख के रिवाइज कर जाए। इसमें कुछ टॉपिक है कि गणित की भाषा, गणित की प्रकृति, गणित की शिक्षण विधियाँ, वेलहीन की जमायती अधिगम, गणित अधिगम अवस्थाएं, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, गणित शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण अधिगम के प्रासंगिक पहलू, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षक, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, सामुदायिक गति और औपचारिक अनौपचारिक मूल्यांकन। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आने हैं। पहले समझते हैं गणित की भाषा क्या होती है। देखो, गणित का मतलब आपको सभी को पता है कि गणना करना होता है। गणना अपनी एक भाषा होती है जिसके अंतर्गत शब्द भंडार और शब्द कर्म या प्रायवचन या संक्षेप रूप आदि का संगठन से निर्धारित करते हैं। अर्थात इनका कहने का अभिप्राय यह है कि गणित एक गणना के द्वारा की जा सकती है। एक संख्या होती है जिसकी हम गणना करके अनेक चीज़ों में हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं। रोजर्स बेकर के अनुसार के गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार ही कुंजी है। गणित के अंग क्या होते हैं? पद होते हैं, परतें होते हैं, सिद्धांत, सूत्र और संकेत होते हैं। आगे कह रहे हैं कि गणित अपने आप में एक भाषा है जिसमें चिन्हों और नियमों के द्वारा हमें समझाया था। आपको भी पता है, हम कोई भी चीज़ गणित में समझाते हैं तो उसमें हमारे कुछ नियम भी होते हैं और कुछ चिन्हों भी प्रयोग किए जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? गणितीय भाषा की जटिलताओं को समझने और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देती है। गणित की विभिन्न शिक्षण विधियों में गणित भाषा हमारी मदद करती है। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि गणित जितने भी हम लॉजिकल तरीके से गणित को सोच सकते हैं उतने ही हमारी मेथड के अनुसार हमें मदद मिलती है गणित भाषा को समझने में। अब गणित विषय के कार्य क्या है? परिभाषिक शब्दों को सरल बनाना, संकल्पनात्मक शाब्दिक विभिन्नताओं को स्पष्ट करना, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, विषय वस्तु समझने का आधार है। एक ही विचार को अलग अलग तरीके से, यानी कि एक ही सब्जेक्ट मैथ्स के डिफरेंट सम को अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं, करने की क्षमता का विकास करना। गणितीय भाषा के गुण क्या होते हैं? संप्रेषण का प्रयोग करना, गणित का अपना व्याकरण होता है। सही बात है। गणित में आंकड़ों और संख्यात्मक सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। किसी एक विचार को अनेक प्रकार से नामांकित या व्यक्त कर सकते हैं। साधारण भाषा को गणितीय रूप में देना। गणित भाषा की किसी वस्तु या संकल्पना उसके नामों के अंतर करती है। गणित की अपनी भाषा निश्चित आधार होता है। गणित की खुद की निश्चित आधार है। गणित की भाषा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान प्राप्ति का सही तरीका क्या है। गणित की प्रकृति क्या है? गणित दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गणित संगणनाओं का विज्ञान है। गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ था। गणना करना या गणनाओं का विज्ञान कहा जाता है। रोजर बेकर के अनुसार गणित की शिक्षा मुख्य रूप से कुंजी है। हॉसबैंड के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति की देन है। गणित के ज्ञान के आधार पर हम ज्ञानेंद्रिया होती है कि हमारे चारों कौशल करते हैं। हम गणित के माध्यम से तार्किक विचारों का विज्ञान कर सकते हैं। यह हमें कंसेप्ट सिखाता है कि अमूर्त से हम सोचते हैं, फिर उसके बाद उसका परिवर्तित करके मूर्त रूप में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही उसकी व्याख्या भी की जा सकती है। गणित की अपनी एक भाषा होती है जिसमें गणितीय पद, सूत्र और सिद्धांत आदि है। गणित भाषा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। गणित दूसरे विषयों पर भी आधारित माना जाता है, जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि विषयों में भी गणित का प्रयोग किया जाता है। कैलकुलेशन में आपको पता है ये साइंस में होता है। गणित का ज्ञान क्रमबद्ध यथार्थ अधिक स्पष्ट होता है, जिसके द्वारा एक बार ग्रहण करने से आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। गणित के ज्ञान से बच्चों में प्रसन्नता दृष्टिकोण, क्योंकि मैथ्स जिसका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, अगर इंटरेस्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा तो वो आसानी से पढ़ेगा। इससे छात्रों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास भी विकसित होता है। गणित पाठ्यक्रम में स्थान क्या है? पाठ्यचर्या शब्द की पट्टी लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। दौड़ यानी रेस, समय और मार्ग का घोतक है। किसी भी विषय की शिक्षा में स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वह विषय शिक्षक के उद्देश्य को पूरा करने में कितना सहायक है। प्राचीन काल में एक गणित विषय शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायक रहा है। गणित एक ऐसी पाठ्यचर्या है जो महत्वाकांक्षी, सुसंगत हो और महत्वपूर्ण गणित सिखा सके। महत्वाकांक्षी का अर्थ है कि ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति। स्कूल में कोठारी आयोग ने उच्च माध्यमिक या 10वीं तक कक्षा गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखने को कहा। कुछ लोगों ने गणित को 8वीं कक्षा के बाद वैकल्पिक विषय बनाने पर जोर दिया। कारण यह बहुत मुश्किल विषय था। इसे सीखने के लिए तेज मस्तिष्क की आवश्यकता सभी बच्चों का एक समान नहीं होता। हाई स्कूल में परीक्षा में गणित में असफलताओं की संख्या अन्य विषयों की तुलना में अधिक थी। प्रत्येक छात्र एक इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता, तो सभी के लिए गणित की जरूरत नहीं है। अनिवार्य विषय के लिए बनाने वाले बिंदु। गणित सभी विज्ञानों का आधार है। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे भौतिक, रासायनिक, खगोल विज्ञान, भूविज्ञान, जीव विज्ञान आदि महत्वपूर्ण विषय जो गणित पर आधारित होते हैं।
गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। गणित के एक सटीक विज्ञान है, उसके आधार पर ही बालक अपने गणित का सटीक विकास स्वीकार करता है। यानी कि एक अगर हम सीक्वेंस है कि 4 + 4 8 होते हैं, तो उसी सीक्वेंस में हमें चीज़ों को सॉल्व करना पड़ता है। बच्चों में गणित को अनुशासन संबंधी गुण और विशेषता का विकास करता है। बच्चे गणित के अध्ययन से व्यवस्थित रूप से, नियमित रूप से, सही तरीके से काम करना सीखते हैं। गणित तार्किक दृष्टिकोण को उत्पन्न करता है। गणित का चरित्र निर्माण और नैतिकता के विकास में सहायक है। गणित की अपनी सार्वभौमिक है। गणित मानव जीवन से संबंधित है। दिनचर्या के कामों से लेकर हम दिनचर्या में भी कैलकुलेशन करते हैं, खरीद के लिए भी कैलकुलेशन, बजट बनाने के लिए भी कैलकुलेशन, पहलुओं के गणित के प्रयोग के लिए भी कैलकुलेशन। इसलिए स्कूल के अन्य विषयों के लिए भी गणित का ज्ञान उपयोगी है, अर्थात आधुनिक युग में गणित का ज्ञान आवश्यक है। कारण सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, प्रयोगात्मक मूल्य, बौद्धिक मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और अनुशासित मूल्य। गणित को आनंदमय बनाना है तो प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अमूर्त अवधारणाओं से स्थूल वस्तुओं के बीच में गणित अधिगम में संबंध स्थापित करना चाहिए। विद्यार्थी में जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए, जैसे गणितीय खेल होनी चाहिए, फेली होनी चाहिए, कहानियों का उपयोग करना चाहिए, गणित के जादू विकसित करनी चाहिए। इससे विद्यार्थी में गणित अधिगम के प्रति रुचि बनेगी। विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे फ्लैश कार्ड, पत्थर, वस्तुएं, चार्ट, कैलेंडर, ताश के पत्ते, डिब्बे आदि का प्रयोग करें। डिस्कवरी के द्वारा सीखने के अवसरों को सुनिश्चित करें। गणित प्रश्नोत्तर, वाद विवाद कार्यशाला का आयोजन करें। विद्यार्थी को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से जोड़ना, विद्यार्थियों की स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए उत्साहित करना, विद्यार्थियों पर वयस्कों के विचार ना थोपे जाएं, उनके सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी अभिव्यक्ति पर बाधा उत्पन्न ना होती है। समुच्चय विस्तारण क्या होता है? संयुक्तिकरण और समुच्चय एग्रीगेशन और एग्रीमेंशन क्या होता है? जब एक मूल्य को प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मात्राओं या वस्तु या धन दूरी को संयोजित किया जाता है, उसको संयुक्तिकरण कहा जाता है। जैसे उदाहरण दीजिए, राम के पास 3 पेन हैं, श्याम के पास 6 पेन हैं, तो कुल कितने पेन हैं? तो इसके बारे में बताना। संवर्धन और विस्तारण नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संवर्धन मतलब बढ़ाना। बढ़े हुए मूल्य को प्राप्त करने के लिए जब हम किसी मात्रा की राशि में वृद्धि करते हैं तो उसको संवर्धन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 5 गेंद वाले बैग में 4 और 4 की वृद्धि कर दी जाए, तब बैग के कितने गेंद होंगे? ये क्वेश्चन आपके लिए है। सामुदायिक गणित क्या है? हमारे दैनिक जीवन में गणित की अत्यधिक आवश्यकता होती है। गणित व्यापार में, शिक्षा में, दैनिक क्रियाकलापों में उपयोग होता है। गणित महान सामाजिक महत्व का विषय है। यह हमारी सामाजिक संरचना के उचित संगठन और रखरखाव में मदद करता है। अगला पॉइंट है, सामाजिक जीवन यापन के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग और आदि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर है। अर्थात वो कह रहे हैं जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो सारी चीज़ हमारी गणित पर ही निर्भर होती है। गणित के अभाव में हम सामाजिक व्यवस्था संरचना का स्वरूप बिगड़ ही जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं आएगी ठीक से। नैतिक मूल्य और गणित क्या होता है? गणित का ज्ञान बच्चों के चरित्रात्मक और नैतिक विकास में भी सहायक होता है। एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति में जितने गुण होने चाहिए उनमें से अधिक गुण गणित विषय के अध्ययन में विकसित होते हैं। संसारी मूल्यों और गणित में क्या होता है? प्रत्येक समाज की संस्कृति का अनुमान राष्ट्र और समाज के निवासियों की रीति रिवाज, खान पीन, रहन सहन, कलात्मक उन्नति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि पहलुओं के द्वारा हो जाता है। जीविकोपार्जन में संबंधित मूल्य। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बालक को अपनी जीविका कमाने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए भी मैथ्स की जरूरत होती है। समाज और गणित में गणित के ज्ञान की आवश्यकता को केवल इंजीनियर, उद्योगपति और बैंक कर्मियों, डॉक्टर, गणित अध्यापक, अन्य वित्तीय संस्थाओं, व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों को सही नहीं होती, बल्कि समाज के सभी लोगों को गणित की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्यों का गणित का अध्ययन करने से बच्चों को समस्याओं को समाधान करने के लिए एक विशेष प्रकार की विधि का प्रशिक्षण मिलता है, जिससे छात्र नियमित अपने कार्य करते समय, जिसे हम वैज्ञानिक ढंग से कहते हैं। शिक्षण की समस्याएं। जब एक अध्यापक जब कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो उसके सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गणितीय नींव की कमजोर होती है। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण एक प्रमुख समस्या यह भी है कि प्राथमिक स्तर में गणित शिक्षण बहुत कमजोर रूप से होता है। इसका कारण माध्यमिक स्तर में गणित शिक्षण को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। इसी कारण वे गणित शिक्षण के प्रति उनकी रुचि कम हो जाती है। गणित शिक्षण की शिक्षण विधि। शिक्षण विधि का सीधा संबंध गणित प्रक्रिया से होता है। सभी छात्र एक से अधिक विधियों में नहीं सीख पाते, उनके लिए अलग से व्याकरण विधि ये प्रभावशाली होनी चाहिए। शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार भी छात्रों के सीखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। शिक्षक में आदर्श गुण होने चाहिए। स्वीकार में मृदुभाषी होना चाहिए, संयम होना चाहिए, निपुणता होनी चाहिए, आत्मविश्वास आदि पर निर्भर करता है। भय या असफलता। उद्देश्य की पूर्ण जानकारी भय व असफलता का कारण है। गणित शिक्षण के लिए छात्रों का मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है। पाठ्यचर्या प्रतिभाशाली के साथ साथ सामान्य बच्चे और पिछड़े बच्चों के कारण दोनों को ही निराश करती है। ज़्यादातर बच्चों में गणित को लेकर डर या असफलता का भाव रहता है। गणित शिक्षण में शिक्षकों की तैयारी सहायता का अभाव रहता है। वेन हीले की इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको ध्यान से समझना है। चिंतन प्रतिरूप दिया था उन्होंने सबसे पहले, जो थी विजुअल
विजुअलाइजेशन ये था जो जीरो लेवल था। जीरो लेवल में उसने कहा था विजुअलाइजेशन चक्षु जिसमें आकृतियों का वर्ग होता है, इसमें आकृतियाँ सिखाई जाती है सिंपल तरीके से। उसके बाद आकृतियों के गुण बताए जाते हैं जिसमें एनालिसिस होता है, लेवल 1 होता है। लेवल 1 में ड्राइंग कौशल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सॉरी वर्बली यानी वर्बल कौशल ठीक होता है। उसके बाद है ओडरनी या इनफॉर्मल डिटेक्टिव होता है, जिसे हम कहते हैं गुणों के बीच में संबंध स्थापित करना। औपचारिक निगमों में इसको मैं डिटेल में भी बताऊंगी। अगला होता है फॉर्मल डिटेक्टिव। फॉर्मल डिटेक्टिव लेवल 3 होता है जो गुणों को नियम के अनुसार व्यवस्थित करता है, जिसे औपचारिक बोलते हैं। रेगन ने दृढ़ता या निगम व्यवस्था का विश्लेषण करना है, ये इसको हम बोलते हैं प्रयोगात्मक कौशल। फॉर्मल में तार्किक कौशल होता है, ठीक है, ये एक तरीके से चेस। इसके बाद डिटेल में पढ़ते हैं। वेल हीले ने उसकी पत्नी डच अध्यापकों द्वारा अनुसंधान करता थे। उन्होंने पाया कि विद्यार्थी ज्यामिति में अध्याय में नई महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ये 1757 में ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि स्तर का अस्तित्व होना चाहिए, स्तरों के गुण होने चाहिए, एक स्तर से दूसरे स्तर की प्राप्ति है। जीरो लेवल में क्या होता है, हम इसमें आकृति के बारे में सोचते हैं, अपने माइंड में इमेज बनाते हैं, और उसमें सर्कल जैसे रोटी भी सर्कल होती है, आयत चौकोर होता है, दरवाजा चौकोर होता है, त्रिभुज कैसा होता है, परपथ के आकार पर संबंधित है। त्रिभुज, आयत, समांतर रेखा, चतुर्भुज आदि के नाम की पहचान करके उसे बनावट के आधार पर तुलना करना सिखाते हैं लेवल 0 में। लेवल 1 में स्तर विश्लेषण, बच्चे आकृतियों के गुणों की सूची के बारे में चिंतन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने उसको सर्कल दिया, तो सर्कल में वो उसमें काटना, मोड़ना, सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना, तो ये लेवल हमें 2 में सिखाते हैं। लेवल 2 में जो होता है, लेवल 1 के बाद लेवल कर्मठता या औपचारिक निगमन में कहते हैं। इस स्तर में बच्चे ना केवल आकृति के गुणों के बारे में सोचता है, बल्कि उन गुणों के आकृति के बीच में क्या संबंध है उस पर सोचना शुरू कर देता है। मान लें सबसे पहले आकृति बनानी सीखी, फिर उसने क्या किया, उसे मोड़ना तोड़ना, किस तरीके से शेप बनाते हैं वो सीखा। फिर उसके बाद इसके अलावा वो दूसरों चीज़ों से भी उसके गुण को सोचता है। मान लीजिए वर्ग आयत नहीं होते हुए भी, परंतु जरूरी नहीं है सभी आयत वर्ग हो, यानी अगर एक वर्ग है वो जरूरी नहीं है कि वो आयत भी हो। लेवल 3 में औपचारिक निगमन, इस स्तर में बच्चों की आकृति के गुणों के बीच संबंध में सोचते हैं। इसके अलावा बच्चे परिभाषा, सिद्धांतों, परमेय सिद्ध, मतलब इसमें नियमों को भी सीखते हैं, सूत्रों को भी सीखते हैं। इस लेवल में सूत्रों को सीखते हैं, उसके आधार पर बच्चे अपने आगे औपचारिक रूप से तर्क करने लगते हैं। चौथे लेवल में स्तर चौथा दृढ़ता का आता है। इस स्तर में बच्चे गणित व्यवस्था के बारे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि अगर इस तरीके का ट्रायंगल बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इसमें एंगल दे रखा है, अगर ये 90 डिग्री का कोण है, तो अगर जब हम इसको इस साइड घुमाएंगे तो ये भी 90 डिग्री का कोण होगा, और इस साइड रखेंगे वो भी 90 डिग्री का कोण होगा। तो इस तरीके से ये कोण और ये कोण समान भागों में बांटे जा सकते हैं, तो उस तरीके से वो सोच सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। गणित दिगम की अवस्थाएं, बच्चे में जन्म से ही किशोरावस्था गणित में संबंधी अलग अलग मानसिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो कि जन्म से किशोरावस्था के 6 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला है प्रारंभिक अवस्था, मिलान अवस्था, परिणात्मक अवस्था, विभजात्मक अवस्था, गुणात्मक अवस्था, सक्रियात्मक अवस्था। सबकी अलग अलग एज है। पहला है 0 से 2 साल, 3 से 5 साल, फिर 5 से 6 साल, 6 से 9 साल, 9 से 11 साल, 11 से 5 साल। फर्स्ट अवस्था, इस अवस्था में बच्चे को देखकर बता सकता है कि कौन कौन सी बड़ी चीज़ है, कौन सी छोटी है। मिलान करना 3 से 5, इस अवस्था में 2 बच्चे संख्याओं के बराबर गिनती बोल सकते हैं, किसी भी बड़े समूह की चीज़ों को गिन सकते हैं। 5 से 6 साल, ये जो मैंने टर्म दी है थर्ड की, वो आप उसको देख लीजिए। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, संख्याओं को व्यक्त करता है। जैसे 4 को अगर 7 को प्लस करें तो 4 + 7, अथवा 7 का ही 5 + 2 भी 7 होते हैं। इस अवस्था में बच्चे बड़ी संख्याओं को स्थानीय मान विभाजन कर देता है। नंबर 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। स्थानीय मान बनाना सीखता है इस लेवल में। 9 से 11 साल की अवस्था में इस बच्चे में दर्जन में कितनी वस्तुएं हैं, ये कितनी 4 दर्जन में कितनी होगी, तो उस बच्चों को गणितीय बार में कितना बालक, इसमें अगर 4 पेंसिल है और 8 बालक है तो कितनी होगी। 11 से 13 साल, इस अवस्था में बच्चे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, स्थानीय मान की क्रियाएं, भिन्न, दशमलव, चारों आधारभूत क्रियाओं में करने में सफल होते हैं। इनको अलग अलग करके बता सकता है, जिसको मिलता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में कहा गया था, जो बनाई जाने वाली तकनीकी की चौथी थी। 1875 में, 1988 में, 2000, 2005, 2022 में एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया था। ये पाठ्यक्रम की संचालन नीति आधार पर अनुसंधानों की विशेष प्रणाली है। एनसीएफ में कहा गया था कि परिकल्पना सीखने से बच्चों के विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक सभी व्यायामों को तेजी अनुभव प्रदान करेगी, जब हमारे बच्चों के लिए मूलभूत शास्त्र और संख्याओं की उपलब्धि भी क्षमता हुई। और एनसीएफ ने कहा था कि घर के वातावरण के महत्व को अधिक बल नहीं दिया जा सकता। परिवार, पड़ोस और करीबी समुदाय, अन्य लोगों सहित विशेष रूप से इस वर्ग में 3 से 8 साल के बच्चों को अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। एनसीएफ के चरण में शिक्षकों के साथ साथ माता पिता और समुदाय की भूमिका से व्यवहार करेगा। एनसीएफ नई शिक्षा नीति 2000 उठाया गया था कि एक महत्वपूर्ण कदम है।
एनसीएफ 2020 में कहा गया था कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और फाउंडेशन पाठ्यक्रम संगठन होना चाहिए। शिक्षण शास्त्र होता है समय सामग्री संगठन होना चाहिए। बच्चों के समग्र अनुभव के लिए वैचारिक परिचालन संचालन दृष्टिकोण मूल रूप से खेल का उपयोग होता है। एनसीएफ 2000 में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए कोई भी निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। इस आयु में बच्चों को टेक्सटाइल बुक्सों का बोध नहीं होना चाहिए। बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाना चाहिए। 6 से 8 साल की उम्र के बच्चों को छोटी पाठ्य पुस्तकें पेश की जा सकती है। बच्चों के लिए नॉर्मल टेक्सटाइल बुक्स के आधार के साथ साथ डिजिटल और ऑडियो विजुअल करेक्टर की पढ़ाई दी जानी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनसीएफ 2004 चरण होंगे। मूलभूत स्तर में एनसीएफ 2022 में 0 से 8 साल के बच्चों की शिक्षा के लिए होगा। एनसीएफ 2022 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा बचपन की देखभाल और शिक्षण के विकास के प्रमुख होगा। केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका का शुभारंभ किया गया। 20 अक्टूबर 2000 फाउंडेशन स्टेज के अनुसार एनसीएफ को लॉन्च किया गया। एनईपी 2000 द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर एनसीएफ 2022 तैयार किया गया है। एनसीएफ 2005 में 4 है फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मध्य और माध्यमिक स्तर। जो हम सीडीपी में पढ़ रहे हैं वही सेम है। आपको मैंने बोला वो सीडीपी में मैथ्स में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा और एसएसटी में भी होगा। देखिए तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने स्टेज में 3 से 8 साल की उम्र के छोटे बच्चों के लिए देश की पहली एकीकृत एनसीएफ होना चाहिए, जिसमें समग्र दृष्टिकोण के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता व्यापक रूप से बेहतर हो जाएगी। यानी कि कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ना जरूरी है। बच्चों को खेल खेल में सबसे पहले सिखाया जाना चाहिए, चाहे मैथ्स हो चाहे हिंदी हो। उसके तहत संज्ञानात्मक, सामाजिक और सभी आयामों के बीच बच्चों के विकास के लिए उन्हें रोचक अनुभव कराया जाएगा। उसके साथ ही सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा के संख्यात्मक प्रदान करेगा। पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो एक फाइल होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं शामिल की जाती है, जिन विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी एक विषय पर अवधि तक कार्य कर सकता है। इसमें मुख्य बिंदु मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए, एक सामूहिक प्रोजेक्ट होने, एक छोटा प्रोजेक्ट होने चाहिए, विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न, समाचार पत्र पत्रिका के लेख होने चाहिए, समस्या हल के लिए कार्य। रूबिस इम्पॉर्टेंट है। रूबिस लिखित मार्गदर्शन प्रदान करता है जिसमें अध्यापक विद्यार्थियों के कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। एक निश्चित स्केल मापदंड होता है विद्यार्थियों के लिए एक से स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य। स्केल के प्रत्येक बिंदुओं के लिए प्रदर्शन की व्याख्या करने से पहले लक्षणों की सूची बनाना। समस्या समाधान विधि पता ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें जनक, सुक्रांत और सेट ने दिया था थॉमस ने। जब किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है तब यह वैज्ञानिक तरीके से उसका समाधान किया जाता है। इसके 4 स्टेप है। समस्याओं की पहचान, आइडेंटिफाई करना, फिर उसकी खोज करना, टू सर्च करना, फिर सॉल्यूशन निकालना, फिर एनालिसिस करना, एनालाइजिंग करना, फिर उत्तर की जांच करना, चेक टू आंसर। ठीक है। गुण क्या है? ये वैज्ञानिक विधि है। इस साधन में शोध करने के लिए प्रेरित करता है, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। बच्चों में वैज्ञानिक गुणों का विकास है। इसमें 2 छोटी छोटी कक्षा में उपयोग नहीं होता, महंगी विधि है। सहकारिता अधिगम विधि इस ऐसे वातावरण में अधिगम को बढ़ावा देती है जहाँ विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। शैक्षिक यानी एजुकेशन कार्यक्रम को पूरा करने के लिए मिलजुल कर सहयोग कार्य करते हैं। औपचारिक अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल एवेल्युएशन बताइए। आंकलन मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया जिसके द्वारा हम शिक्षण टीचिंग के साथ साथ परिपुष्टि करते हैं। आंकलन का उद्देश्य सीखने के दौरान बच्चे की उपलब्धि और गुणवत्ता का परखता है। मूल्यांकन का केंद्र सीखने के लिए सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर पर जांचना। आंकलन मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों के अधिगम को बढ़ावा देना और उसे चौमुखी विकास करना है। बच्चों की अभिव्यक्ति, उसका उद्देश्य क्या है मूल्यांकन का? बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता अनुभूति का समापन करना। मूल्यांकन को एक व्यापक प्रक्रिया है। एक शिक्षक 10 से 30% समय आंकलन में खर्च करते हैं। बच्चों की सभी कठिनाइयों को निर्धारण करना, दोषों को जानना बच्चों को चहुमुखी विकास निरंतर गति प्रदान करता है। छात्रों का अध्ययन की ओर अग्रसर करता है, उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है, प्रगति में सहायक होता है, उसकी कमजोरियों को जानने में सहायक होता है, बच्चों की व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता करता है। शैक्षिक और व्यवसायिक मार्गदर्शन उद्देश्य नहीं है। बच्चों को रिजल्ट निकालना, अंक देना, ग्रेड देना। ये नेगेटिव सेंस में है। टैग वर्ड्स याद रखना, ये होंगे तो नेगेटिव में होंगे। बच्चों की प्रवृत्ति कराना। प्रकार होता है औपचारिक यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो आपको बच्चे को बीच में, हमें देखा होगा कि एग्जाम के बीच में हम फॉर्मेटिव असाइनमेंट करा के देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। और समेटिव होता है जब इतना पढ़ लिया उसके बाद हमने उसको समेटिव लास्ट में उसका देखते हैं कि मूल्यांकन करते हैं कि किस प्रकार बच्चों का रिजल्ट आया। निदात्मक उसका डायग्नोस्टिक मतलब उसका रिजल्ट निकालने के बाद उसमें जो कमियाँ थी उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एनसीएफ 2022 जो मैं पढ़ा चुकी हूँ वही आपको रिपीट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको निजी, इसमें मैथ्स में मातृभाषा होनी चाहिए। पंचकोशीय तत्व दिए गए थे करिकुलम नेटवर्क में, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स दी थी। पंचकोश की 5 तरतें दी थी। सीडीपी में मैंने इसको सारा करा दिया। फिर भी मैं बताती हूँ। अन्नमय कोश, भौतिक परत, प्राणमय कोश, मनोविज्ञान कोश, मनोवैज्ञानिक आनंदमय कोश। ये इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे के समग्र विकास में 5 तत्वों का होना बहुत जरूरी है, जो शारीरिक विकास, प्रामाणिक विचार, भावनात्मक, मानसिक विकास, भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास के चरित्र विकास। एनसीएफ के मुताबिक पंचवेश मानवीय अनुभव और समझ और शारीरिक महत्व की एक प्राचीन व्याख्या है। मानव विकास के लिए समग्र शिक्षण के समग्र मार्ग है। एनसीएफ में बता दिया, ये भी मैंने बताया आपको। स्कूली शिक्षा एजुकेशन होनी चाहिए, लचीलापन विकास में, तो हर बच्चे के लिए स्कूली एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा 0 से 8 से 3 साल के
बच्चों का। उसके बाद टीचर एजुकेशन शिक्षा भी होनी चाहिए, और एनसीएफ अडल्ट एजुकेशन ब्रेन डेवलपमेंट होना चाहिए। 8 साल तक के बच्चों का ब्रेन इतना फास्ट होना चाहिए। एनसीएफ 2005 भी संख्याओं में बच्चों को सुनिश्चित करना प्रारंभिक संभावित महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाती है। स्थानिक पैटर्न मापन, ज्ञान संख्याएं क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना, डेटा हैंडलिंग आना, बच्चों को डराने की बजाय आनंद प्राप्त करना, बच्चों को ऐसी चीज़ों के रूप में दिखाना जिसके बारे में जानकारी दी जा सकती है, संवाद किया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है, साथ में मिलकर बच्चे अर्थपूर्ण समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। शिक्षक हर बच्चे को कक्षा में इस विश्वास के साथ शामिल करता है कि वह हर गणित को सीख सकता है। बच्चों को शब्दों के खेल गिनती के बीच संबंध को छोटे छोटे समुच्चय में सही से समझे। एनसीएफ 2005 में सीखने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण पर बल देता है, क्योंकि यह सक्रिय और अधिगम पर आधारित है। आकर्षक गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थी की भागीदारी होती है। संकल्पना मानचित्र में होता है, कंसेप्ट मैपिंग होती है। यह एक श्रेणीबद्ध संरचना है। यह योजनाबद्ध रेखाचित्र द्वारा जो अवधारणाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है, शिक्षक और विद्यार्थी द्वारा बनाया जाता है। यह पूर्व ज्ञान के साथ नई अवधारणा को जोड़ना, यह तरीका सीखने का सफल बनाता है। समरूपता, एक दूसरे के सामने दूरी या चित्रों को बिल्कुल समान भागों में बांट लिया जाता है, पार्टीशन कर लेता है, उसी को हम यहाँ पे समरूपता कहते हैं। टेक्सलेशन क्या होता है? टेक्स्ट लाइन टाइलिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आती है एग्जाम में। टेक्सलेशन उससे बनता है जो एक आकार में बार बार उसको व्यवहार रखने के लिए दोहराया जाता है बिना किसी अंतराल या ओवरलैपिंग के, जिसमें ट्रायंगल, स्क्वायर्स और हैरोगोन्स आते हैं। आगमन और निगमात्मक दखल क्या होते हैं? आगमन आपको पता है, जिसमें पहले उदाहरण और फिर दूसरा नियम सिखाया जाता है। ये डिडक्टिव रीजनिंग भी होती है, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, विशेषण से सामान्य। और डिडक्टिव होती है जो अमूर्त से मूर्त, नियम सिखाया जाता है, फिर उदाहरण फिर सामान्य। त्रिवर्तीय सूत्र में क्या होता है? टीचर्स, स्टूडेंट और करिकुलम, ये सोसाइटी इन्वायरमेंट। इसमें इंटरेस्ट, डिशेस, इफेक्टिव, सीखने से जुड़ने, सीखने की हेल्प। एबिकस, प्राचीन यंत्र, इसमें लकड़ी या प्लास्टिक का फ्रेम दिया जाता है, इसमें छोटी सी होती है। इसमें फिसलने के लिए, मोतियों के लिए आपने एबिकस सुना होगा, जिसमें मोतियों की डाल जाता है, जिसमें जमा घटा गुना भाग करके वर्णमूल स्थानीय मान सिखाया जाता है। जबकि जियो में यह एक वर्गाकार बोर्ड होता है जिसमें कीलें लगी होती है, और रबड़ बैंड के माध्यम से ज्यामितीय माप के प्रयोग के साथ उसे संख्यात्मक अवधारणा को समझाया जाता है। ग्राफ पेपर आपको पता है, दशमलव की संख्या को दर्शाने के लिए हम रिलेस, ये ब्लॉक, ये जमा घटा गुणांक की गिनती सीखते हैं। पाई चार्ट आपको पता ही है, यह एक ज्योमेट्री प्रतिनिधि संबंधित संपूर्ण उसके भाग को अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता है। ये हमारी जो है ये मैथ्स पैथोलॉजी मैंने फिनिश करवा दी। इसमें जितने भी टॉपिक थे सारे कवर हो गए। आपकी रिवीजन के लिए आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे। इससे थोड़ा सा आपको मैं तरीका भी बता दूंगी किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। प्रीवियस के पेपर से एक बार आप देख लोगे तो उससे पता चल जाएगा कि कितने सॉल्व है। आज की वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।